समझिए। तो सब हमारा आज का बेसिक रहेगा, पहले प्रोबेबिलिटी थ्योरी, पहले 11th क्लास का आपको हम समझाएंगे, समझिएगा जरा ध्यान से। टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। देखिए, जब आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहली टर्म आपने क्या पढ़ी थी? वो था रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या था रैंडम एक्सपेरिमेंट? इट इज द एक्सपेरिमेंट whose outcomes can be predicted in advance। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन। आप जानते हैं जब कॉइन को आप उछालते हैं तो आप एक्चुअली यू नो दैट के आइदर हेड विल कम और टेल विल कम। नंबर 2, रोलिंग ए फेयर डाइस। तो आप यहां बताइए, क्या आप इसके आउटकम पहले ही जानते हैं? बट आप सर्टेनिटी से नहीं बता सकते कि इस पर्टिकुलर ट्रायल में यही आएगा। तो सबसे पहली टर्म जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी की थी वो थी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, नंबर 3, ड्रॉइंग ए कार्ड from a well shuffled deck of 52 cards। बेटा किसका माइक ऑन है उसको बंद रखिएगा प्लीज, समझिए। तो ये तीनों एग्जांपल आप देखिए, जब आप फेयर कॉइन को टॉस करते हो तो आपको पहले पता या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बेटा ये माइक किसका ऑन है? प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप माइक बंद करिए प्लीज, समझिएगा। रोलिंग ए फेयर डाई, आप पता है कि कोई भी 6 नंबर आएंगे, यू कैन प्रिडिक्ट बट विद नॉट सर्टेनिटी। अगेन, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आप जानते हैं कि दे आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड, तो उनमें से कोई एक आएगा। नेक्स्ट टर्म जो आपकी आई थी दैट वाज सैंपल स्पेस, जिसको आप एस से डिनोट करते थे, और इसको क्या कहते थे? सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे आप कॉइन आपने टॉस किया यहां पर, तो आपने इसका सैंपल स्पेस बनाते थे आप ऐसे, भाई हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फेयर डाई, आप जानते थे कि कोई भी 6 नंबर आएंगे, यानी ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग आप सैंपल स्पेस में कर लेते थे। ड्रॉइंग ए वेल कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो यहां हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते थे। कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि आपको 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड निकालना है, तो कितने आउटकम्स आते थे? 52C1, जो कि 52 के बराबर आता था। मैं जहां रिक्वायरमेंट होगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, वहां मैं रिव्यू भी दूंगा। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आई पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी की, जो आपको समझनी है, वो आया इवेंट। इवेंट को हम ई से डिनोट करते थे, हम कहते हैं एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। हम क्या मान के चलते थे? पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूनिवर्सल सेट तो आपका सैंपल स्पेस होगा, एंड इवेंट ई विल बी कंटेन्ड इन द सैंपल स्पेस, ये पढ़ते थे। और आप अगर थोड़ा सा इस बात पे नोटिस ध्यान दें,
इसे ये बाहर वाला पोर्शन जो होता था जिसको आप नॉट ई बोलते थे, ये ई का कॉम्प्लीमेंट आता था, इट इज ई कॉम्प्लीमेंट, ई डैश। और हम किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं वो भी समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हम उसको लिखते हैं P ऑफ E। और कैसे डिफाइन करते थे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन E ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। और हम जानते थे कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। एक बात का ध्यान रखना है, बिगर इवेंट के आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। बिगर इवेंट डिफाइन, जैसे फॉर एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, A coin is tossed thrice. The question is, what is the probability of exactly two heads? आराम से समझिएगा, समझिए। आप सैंपल स्पेस बनाएंगे तो आपका सैंपल स्पेस ऐसे बनेगा, या तो तीनों H आएंगे, या H T T, या H सॉरी T, इसको आप सफल करेंगे, देखिएगा THT, TTH, या फिर HHT, या फिर HTH, या फिर THH, या फिर तीनों टेल। फिर आपने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसके लिए आप इवेंट डिफाइन करते थे। आप इवेंट ई आपने ले लिया एग्जैक्टली टू हेड्स, तो आपने यहां क्या देखा, एग्जैक्टली टू हेड के कितने केसेस हैं, 1 2 3, HHT, HTH, THH। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई की, तो आप काउंट करेंगे कि ई में कितने एलिमेंट आए और एस में कितने आए, तो आपका प्रोबेबिलिटी आ जाता था 3/8। इज दैट ओके बेटा? बिगर इवेंट डिफाइन किए, और आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पर ई सबसेट है सैंपल स्पेस एस का। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी, ये सारा पार्ट क्लियर है? 11th क्लास का पार्ट मैंने अभी डिस्कस किया है, प्लीज टेल मी। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूँ, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन बेटा? यस सर। ये भी ले लीजिए, डन? हाँ जी। यस सर। फिर हम पढ़ते थे टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ इवेंट में सबसे पहले आपने पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहते थे? जब उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ए इंटरसेक्शन बी इज 5। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, ए डाई इज रोल्ड, मैंने इवेंट ए ले लिया ओड नंबर, तो क्या क्या आएंगे ओड नंबर? 1 3 5। बी ले लिया मैंने इवन नंबर, वो कितना आया भाई? तो आपने क्या देखा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इज दैट ओके? फिर आपने पढ़ा इसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देखिए ये क्या है, इसमें ये बात समझिएगा, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी तो 5 रहेगा ही रहेगा, साथ में ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। जैसे ये वाला जो केस था, जो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, ये एग्जॉस्टिव भी है। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के बराबर,
लेकिन जरूरी नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो, क्योंकि मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर। मान लो मैंने इवेंट ई अपना डिफाइन कर लिया यहां पर, नंबर ऑन डाई इज लेस देन 2, तो क्या आएगा, सिंगलटन 1। और एफ मैंने ले लिया, नंबर ऑन डाई इज मोर देन 3, तो क्या आ जाएगा, 4 5 6। तो आप देखेंगे यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ 5 है, बट इन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। क्या डेफिनेशन क्लियर हुई भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। ओके। एक थोड़ा सा एल्जेब्रा ऑफ इवेंट भी बता रहा हूं, क्योंकि वहां बच्चे को ज्यादा दिक्कत होती है, ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। फिर इसके बाद था एल्जेब्रा सर ऑफ, जो लास्ट में एग्जांपल दिया है वो आपने एग्जॉस्टिव का दिया है? नहीं बेटा, एग्जॉस्टिव होता तो सैंपल स्पेस के बराबर नहीं होता क्या? नहीं है ना, यूनियन तो नहीं आया ना उसके बराबर। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, ध्यान रखिए जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे ए और बी, और का मतलब है यूनियन, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी होता है इसको एडिशन थ्योरम भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मैं यहां डाल दूं इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आपका आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपने ये भी पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये सारे रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में। प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस सर। और अगर मैं लिख रहा हूं ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन रहेगा, और अगर मैं लिखता हूं ए बट नॉट बी, इसका मतलब आएगा ए माइनस बी, बी बट नॉट ए, इसका मतलब आएगा बी माइनस ए। ये बातें क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारा 11th क्लास का मैंने ब्रश अप कराया था, अब मैं 12th क्लास स्टार्ट करूंगा, उसको ध्यान से समझना है। क्लियर है बेटा ये सारा बेसिक? हाँ यस जी, सर। ओके। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग 12th क्लास, और उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 12th क्लास में आपका पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, समझिएगा पहले। हमने मान लिया लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, यहां हम एक नोटेशन यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी। इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे रीड करते हैं? इट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of event A where event B has already happened. और इसको और कैसे स्टडी करते हैं? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए under the condition of B, where A and B are event.
आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। हाँ जी। अब क्वेश्चन में ए और बी इवेंट को कैसे डिसाइड किया जाता है, पहले वो समझिएगा प्लीज, आराम से समझ लीजिएगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। और इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं कई बार, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। जो स्लैश के बाद इवेंट लिखा हुआ, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो इवेंट स्लैश के बाद लिखा होता है इसको कंडीशनल इवेंट बोलते हैं। वी कॉल दिस एज कंडीशनल इवेंट। दिस इज नोन एज कंडीशनल इवेंट। क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कीवर्ड्स क्या रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट होगी, whenever या it is given that, या ऐसे वर्ड आएंगे it is observed to be, इस टाइप के कीवर्ड्स आएंगे। वो सारे इवेंट हम बी को मान लेंगे। अब इस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे किया गया वो भी समझ लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, इसको कैसे पढ़ रहे हैं हम, स्लैश के बाद वाला इवेंट गिवन है, ए गिवन बी इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये कैंसिल हो गया। तो ये बन के आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मैं अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करके और विद कीवर्ड्स के साथ लगाऊंगा, बताऊंगा। ये पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी इसी पे बेस्ड बहुत सारे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स करवाऊंगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन बेटा? सो हाँ, कीवर्ड्स में फर्स्ट क्या लिखा है? इफ लिखा हुआ, फिर whenever, फिर इट इज गिवन दैट, Okay. इट इज ऑब्जर्व टू बी। ये इस टाइप के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ओके, डन बेटा? Yes, sir. Okay, now let us consider few examples. देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। एक बात ध्यान रखना, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, वो मिस हो गया है, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर जब आप ए गिवन बी लिखते हैं तो इवेंट ए क्या होता है, इवेंट ए वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है। इट इज द इवेंट whose probability to be calculated, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट दोबारा ले लीजिए। इवेंट ए, तो स्लैश से पहले वो इवेंट लिखेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्लैश के बाद वो जो कंडीशन दे रखी है, ठीक है। ये नोटेशन है, देखिएगा जरा ध्यान से। अब जैसे हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, देखिएगा यहां पर मैं पहले कीवर्ड्स पे बात करूंगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर, देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसको तो आप इवेंट ए मान लेंगे। अब आप आइए नेक्स्ट कीवर्ड पे, और गिवन दैट, ये गिवन दैट का मतलब क्या हो गया, गिवन दैट भी कीवर्ड्स में ही एक है, इसको भी वहां पे ऐड कर लीजिए। गिवन दैट ऑब्जर्व टू बी, ये आपका इवेंट बी आएगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले इवेंट ए लिख लीजिए, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। बी इवेंट क्या आएगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय। अब हमें क्या फाइंड करना, टू फाइंड,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बन गया। अगर इसको मैं लैंग्वेज दूं तो क्या बनेगा? इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो पहले तो देखो इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। अगर फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन तो क्या पॉसिबिलिटी, या तो दोनों बॉयज होंगे या फिर दोनों गर्ल होंगी या फिर बॉय गर्ल या गर्ल बॉय। मैंने इस ऑर्डर में लिखा, कोई एल्डर भी हो सकता है बड़ा भी, इस ऑर्डर में होंगे। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है सैंपल Yes, स्पेस? sir. तो अब इवेंट ए में मैंने लिखा बोथ आर बॉयज, तो बोथ आर बॉयज का क्या बन जाएगा? बी बी। अब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो गर्ल वाला हटा दो, बाकी 3 केस बन जाएंगे। अब हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बताओ जरा ए और बी में कॉमन क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉमन? BB. बी बी। तो अब फॉर्मूले में डालो, कितने एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में? 1, और बी में कितने? About 3. 1/3। दैट इज द आंसर। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करना है। मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में कीवर्ड अंडरलाइन करूंगा, ध्यान देखिए। क्लियर है वाली बात सबको? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन बेटा? यस सर। Yes, sir. अगला एग्जांपल देखिए। कहता 10 नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्स्ड अप थोरोली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली। इफ इट इज नो, देखिए इफ वर्ड आ गया। कहां आ रहा है इफ वर्ड? देखिए मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं। इफ इट इज नोन दैट नंबर्स ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, यानी कि ये इफ कंडीशनल इवेंट बन गया, यानी बी स्लैश के बाद वाला। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी किसके साथ है? इवन नंबर के साथ। मैंने पूरा अंडरलाइन कर दिया, ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब आप खुद बताइए आपके इवेंट क्या बनेंगे? ए क्या बनेगा? इवन नंबर। और बी क्या बनेगा? नंबर इज मोर देन 3। तो पहले भाई बॉक्स में सारे नंबर्ड कार्ड थे, ठीक है। तो इवन नंबर वाले कौन से आएंगे वो लिख लीजिए। 2, 4, 6, 8, 10। और मोर देन 3 क्या आ जाएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर गिवन दैट द नंबर इज मोर देन 3। लैंग्वेज बन गई। बाय फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। निकालो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है 4 भाई? by जब 7. तो कॉमन आपके पास आ गए 4, 6, 8, 10। So they are 4 number out of 7. So 4 by 7 is the answer. बताइए मुश्किल लग रहा है क्या? प्लीज टेल मी। इजी है भाई? No, sir. लॉजिक पकड़ पा रहे हो ना आराम से? सर एक हाँ। बार Yes, ऊपर sir. वाले का भी स्क्रीनशॉट दिलवा दो, सेकंड बोलो। वाले का। दिलवा, ये दे लो। डन हो गया भाई? यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी सर। देखो कहता है इन ए स्कूल दे आर 1000 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देखो पहले तो इमीडिएटली पिक कर लो वर्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। क्या पूछा है? स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज गर्ल। तो इवेंट यहां से डिफाइन हो जाएंगे। सबसे पहला इवेंट ए क्या बनेगा? व्हाट इज ए? स्टूडेंट स्टडीज इन 12th क्लास। बी क्या बनेगा? स्टूडेंट चूजन इज गर्ल। अच्छा एक बात आइए, इन दोनों का कॉमन लैंग्वेज क्या बनेगा? बताएंगे जरा।
हमने ऊपर स्टूडेंट Girls स्टडीज, in class 12. यस गर्ल्स इन क्लास 12। अब जरा इस पूरे डाटा को जरा ध्यान से देखिएगा। देयर 1000 स्टूडेंट, जिसमें 430 गर्ल्स हैं। और इसके बाद कहता है इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% गर्ल, यानी इसी का 10% अगर मैं ले लूं, कितना आएगा इसका 10% भाई? 43। ये 12th क्लास की लड़कियां हैं। तो अब हमें जो निकालना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो क्या बनेगा? बताइए 12th क्लास में कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं? 43। बी क्या है? द स्टूडेंट चूजन इज गर्ल। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर टोटल? 430। So your answer is 1/10. Is that okay? Please tell me. Clear है बेटा? यस सर। यस हाँ सर। जी सर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर, ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्कर्स होते हैं 2 मार्कर्स? 1 मार्कर और 2 मार्कर केस स्टडीज भी बन के आ सकता है। मैंने कुछ केस स्टडीज बनाई भी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं लिख रहा हूं काफी सारी केस स्टडीज, देखिएगा जरा ध्यान से। 5th क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड बिलो। ए क्या है? 4 ऑन द थर्ड थ्रो। बी क्या है? 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकंड थ्रो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इस लैंग्वेज का क्या मतलब बन गया? हमें प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी निकालना है, जो कि किसके बराबर आएगा? अगर कोई समझदार बच्चा हो ना, तो वो क्या काम करेगा? वो सबसे पहले क्या करेगा? ए इंटरसेक्शन बी निकालेगा। क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी? बताओगे जरा, बोलो भाई। 654. यस, 654। अब मैं एक काम और करूंगा, 4 ऑन थर्ड थ्रो की बजाय मैं पहले बी कैलकुलेट करूंगा। क्यों बी कैलकुलेट करूंगा? मुझे डिनोमिनेटर में तो बी चाहिए। तो बी में क्या बनेगा भाई? ये नंबर तो फिक्स हो गए 65, थर्ड थ्रो पे फिक्स नहीं है, तो कोई भी 6 नंबर आ सकते हैं। प्लीज टेल मी। हाँ जी, ये बात क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. यस सर। अब बताओ क्या मुझे ए निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या इसमें? कितने कॉमन पार्ट है? 1 आउट ऑफ 6, 1/6 आंसर। बोलो जी। So, यस सर। इस क्वेश्चन में हमें बी निकालने की भी तो जरूरत नहीं थी वैसे। क्यों? बी के वो तो बगैर? पता ही था कि 6 आउटकम्स आएंगे। हाँ वो आएंगे, वो निकालने की जरूरत नहीं, एक ही कॉमन आएगा, खाली शो करने के लिए मैंने। हाँ जी। हाँ जी, वैसे तो क्वेश्चन आप इसको मुंह जुबानी सोल्व कर सकते हो। समझ में आ गया भाई? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। कीवर्ड क्या आ गया? ऑब्जर्व टू बी। क्या बन गया भाई? ये इवेंट बी बन गया। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो इवेंट डिफाइन कर रहे हैं। इवेंट ए ले लिया मैंने, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। बी मैंने ले लिया, सम ऑफ द नंबर इज 6। तो पहले ए के बना लीजिए। 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस मीन्स 4 1 पहले फर्स्ट थ्रो पे आ सकता है या सेकंड थ्रो पे भी आ सकता है। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। 1 4 2 4 3 4 4 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी आ चुका है।
6 4। अब बी इवेंट सम 6 आना चाहिए। क्या बनेंगे भाई बताइए जरा। 5 1 1 5 4 2 2 4 and 3 3। Is that okay? Please tell me. क्लियर है वाला पार्ट? रिप्लाई करिए बेटा। सर ए में हमने 4 4 2 बार क्यों नहीं लिया? क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना बेटा। 4 4 तो आ ही गया ना एक बार। ओके तो ए क्या आ जाएगा आपका? प्लीज टेल मी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? दोनों में कॉमन क्या है? 2,4 and 4,2. 2,4 and 4,2। तो हमें प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी निकालना है, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो कितना आ जाएगा? 2/5। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप द कॉन्सेप्ट इज टोटली क्लियर बेटा। नाउ लॉजिक पकड़ में आ गया आपको क्या करना है? हाँ जी बोलो भाई। Yes, sir. तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप ट्राई करेंगे, ठीक है, और आराम से हो जाएगा, क्योंकि और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि वी विल बी एबल टू वाइंड अप दिस, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा।